हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप हाल चाल बहुत बहुत बढ़िया होगा। और लास्ट क्लास में हम लोग ने अपना जो पहला पार्ट था अपने चैप्टर का, हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, दो पार्ट में ये चैप्टर हमारा डिवाइड है। मतलब इसमें हम लोग को दो लॉज पढ़ने हैं। एक पढ़ना था हम लोग को भारतीय न्याय संहिता, और एक पढ़ना था हमको कौन सा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो लास्ट क्लास में हमारा पहला पार्ट, पार्ट वन जो था पूरा हमारा भारतीय न्याय संहिता वाला, वो हो चुका है ओवर। अब हम लोग को शुरू करना अपना पार्ट बी। और पार्ट बी हमारा कौन सा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS शुरू करना है। तो पार्ट नंबर वन था हमारा, वो कौन सा था? हमारा था सब्सटैंटिव पोर्शन था, क्योंकि ये बताता है कि सर ऑफेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑफेंसेस के बारे में बताता था और उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बताता कि कितनी सजा होगी। मगर अब जो पार्ट टू है हमारा, ये कौन सा लॉ है हमारा? ये प्रोसीजरल लॉ। ये सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। ये हमारा कौन सा है? प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ का मतलब कि अगर किसी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया है तो भाई साहब उसके ऊपर पनिशमेंट कैसे इम्पोज होगी, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उसकी क्या मशीनरी है, उस बंदे का इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल कैसे होंगे, उसका ट्रायल्स कोर्ट्स में कैसे होगा, उसके ऊपर कोर्ट इम्पोजिशन ऑफ पनिशमेंट कैसे करेगा, कितनी करेगा, वो सब कहाँ पे रहेगा, वो सब हमारा इस कानून के अंदर है। समझ आ रहा है? तो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है, ये एक मशीनरी है। ठीक है, ये एक मशीनरी है जो बताती है हमको कि भाई साहब अगर कोई भी पर्सन है जिसने कोई भी क्राइम या ऑफेंस करा हुआ है तो उसके ऊपर पनिशमेंट किस तरीके से इम्पोज होगी, वो बताएगा ये चीज। ठीक है, वो बताता है ये कानून। अगर देखा जाए तो ये तीन चार चीज बताता है। तीन चार चीज बताता है, जैसे कि क्या क्या बता देगा कि पहले भाई साहब कि जो क्रिमिनल है उसको अप्रीहेंड कैसे करना है। ठीक है, उसको मतलब गिरफ्तार करना। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो उसके बाद उसका कोर्ट में ट्रायल होगा, ये भी ये बताएगा। और जब ट्रायल होगा तो फाइनली क्या होगा, उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज होती है। समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसीजर बताता है। ये क्या बताता है? ये एक प्रोसीजर बताता है। कौन सा लॉ? ये वाला तो आपके सामने स्क्रीन पे है। आता है समझ कि नहीं आता है समझ? बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये सब ऑलरेडी मैं बता दूं, यहाँ पे लिख दूं। आइए मैं लिख देता हूँ हल्का सा। तो सर हमारा BNSS है, BNSS। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या करता है सर? इट क्रिएट्स मशीनरी। मशीनरी बोल लो या मैं उसको प्रोसीजर बोल देता हूँ। इज द मशीनरी और प्रोसीजर्स किस लिए? किस लिए? क्या क्या काम करते हैं इसके अंदर? और एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल्स। एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल्स। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना, कस्टडी में लेना। ठीक है, तो ये बताता है कैसे कौन करेगा, एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल्स। के बाद बताता है ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है, इन्वेस्टिगेटिंग द क्रिमिनल केसेस, ये बताता है। और सर इसके अंदर क्या बताता है ये? और क्या बताता है ये? ट्रायल्स बिफोर द कोर्ट। ट्रायल्स बिफोर द कोर्ट। और फाइनली क्या होगा? ट्रायल्स के बाद क्या होगा? क्या बताएगा? इम्पोजिशन ऑफ पनिशमेंट। इम्पोजिशन ऑफ पनिशमेंट किसके ऊपर? ऑन गिल्टी पर्सन। ऑन गिल्टी पर्सन जो कि एक्यूज है। ये बताता है पूरा ये आपका BNSS। समझ आती है? क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको, अब देखिए आपके ना जो टॉपिक यहाँ पे शुरू है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट जो आपकी बुक में जो मॉड्यूल में है वहाँ पे बता शुरुआत हो रही है। बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, पहले इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग उसके आगे और प्रोसीड फर्दर करेंगे। पहले तो ये देखिए ऑफेंस का नेचर क्या है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस मैंने आपको बताया क्या होता है? कोई भी एक्ट है, कोई भी ओमिशन है जिसको पनिशबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ये मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में जब BNS हम लोग पढ़ रहे थे।
ठीक है, स्टार्ट में बता दिया ऑफेंस क्या होता है, कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जिसको विच इज पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसको बोलते हैं ऑफेंस। मगर सर ऑफेंस के भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, ऑफेंस के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब ऑफेंस के भी दो टाइप्स हैं, ऑफेंस भी जो है वो दो तरीके के ऑफेंस हो सकते हैं। या तो सर ऑफेंस ऐसा होगा जो कि सर सीरियस इन नेचर होगा, जो कि कैसे होगा, सीरियस, और एक ऐसा होगा जो कि ज्यादा सीरियस नहीं होगा, नॉन सीरियस। बताइए भाई, सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए। बोल सकता हूँ, एक हो सकते हैं सीरियस ऑफेंसेस और एक होते हैं नॉन सीरियस। सीरियस का मतलब मैं बोल सकता हूँ, सीरियस का एक और मैं बोल सकता हूँ कि सीरियस का एक और नाम बोल देता हूँ, ग्रेव ऑफेंसेस। ग्रेव ऑफेंसेस, बोलिए भाई। और यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ नॉट तो ग्रेव ऑफेंसेस, नॉट ग्रेव, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, समझ आती है। एक और नाम बोलता हूँ सीरियस को, बोलते हैं हीनस क्राइम्स, हीनस। ठीक है, हीनस बोल सकता हूँ, और इसका हो सकता है सर नॉन हीनस क्राइम। आता है समझ। तो सीरियस ऑफेंसेस कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं? सीरियस ऑफेंसेस मतलब सर क्या, सीरियस ऑफेंसेस का मतलब क्या सर, मर्डर सीरियस है, रेप सीरियस है, बताइए भाई है कि नहीं है, क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्या सीरियस है? आंसर इज यस सर, ये सब आपके क्या है, सीरियस ऑफेंस है। डकैती, ये सब क्या है, सीरियस है। और नॉन सीरियस ऑफेंसेस क्या हो गए, छोटे मोटे अपराध हो गए, ठीक है, असॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गया आपका, ठीक है, फोर्जरी हो गई, ये सब क्या है, नॉन सीरियस ऑफेंस। तो कोई भी ऑफेंस होगा वो सीरियस होता है या तो भाई नॉन सीरियस होता है। अब जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, वो आपके जनरली, सीरियस ऑफेंस जो होते हैं वो जनरली आपके होते हैं कॉग्निजेबल, जनरली होते हैं कॉग्निजेबल, और यहां पे हो जाएगा नॉन कॉग्निजेबल। इसका मतलब क्या है अभी मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं वो जनरली होते हैं नॉन बेलेबल, जनरली होते हैं नॉन बेलेबल। और जो आपके नॉन सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ये जनरली होते हैं बेलेबल। जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ये जनरली होते हैं नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडिंग नहीं होती यहाँ पे, नॉन कंपाउंडेबल। और ये वाले अगर जो लेस सीरियस हैं वो होते हैं कंपाउंडेबल। समझ आती है। तो अब मतलब ये सर है कि सर ये जो सब चीजें लिखी है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल, सर इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ही हम लोग को जानना है कि सर कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं, बेलेबल क्या होते हैं, नॉन बेलेबल कौन से होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल क्या होते हैं, कंपाउंडेबल क्या होते हैं। अब आप देखिए दो कैटेगरी आपके सामने बन गई है। आप देखो तो दो कैटेगरी आपके सामने है, जो भी सीरियस ऑफेंसेस हैं वो आपके कॉग्निजेबल नेचर के हैं, नॉन बेलेबल नेचर के हैं, आपके नॉन कंपाउंडेबल नेचर के हैं। नॉन सीरियस नेचर वाले जो हैं वो आपके नॉन कॉग्निजेबल हैं, जनरली आपके बेलेबल हैं, और साथ साथ आपका कंपाउंडेबल है। तो सर ये कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल, अब इन सब के बारे में आपके बुक में, आपके मॉड्यूल में गिवन है, सब के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ हम लोग वहाँ पे आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मगर इन शॉर्ट, छोटे छोटे में हल्का हल्का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग बुक पे रेफर करेंगे। अब देखिए सीरियस क्राइम है, ठीक है, अब पहले आ रहे हैं उधर साइड, पहले लेफ्ट साइड में आते हैं सीरियस वाले में। अब सीरियस क्राइम में देखिए जो ग्रेव ऑफेंसेस है, ठीक है, रेप है, मर्डर है, आपका डकैती है। अब इसका नेचर पहला क्या बता रहा है सर, ये ऑफेंसेस जो होते हैं ये कॉग्निजेबल इन नेचर होते हैं। कॉग्निजेबल इन नेचर का मतलब क्या, कॉग्निजेबल इन नेचर का मतलब क्या सर, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिस ऑफेंसेस के अंदर पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता है पर्सन को विदाउट एनी वारंट। यहाँ पे कोई ऐसा जरूरत नहीं पुलिस ऑफिसर वेट करेगा। अब कोई बंदा रेप कर दिया, कोई बंदा मर्डर कर दिया है, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कोर्ट से वारंट लेने का वेट नहीं करेगा, पहले कोर्ट वारंट इशू करे उसके बाद जाके हम अरेस्ट कर पाएंगे, नहीं। यहाँ पे ऐसे ऑफेंसेस के अंदर पुलिस ऑफिसर के अंदर पास पावर होती है टू अरेस्ट एनी ऑफ द पर्सन विदाउट द वारंट फ्रॉम द कोर्ट। यहाँ पे कभी भी किसी भी समय जाके पुलिस ऑफिसर ऐसे अपराधी को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अरेस्ट करे और अपनी इन्वेस्टिगेशन जाके तुरंत के तुरंत क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। क्योंकि यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे तो भाई साहब ये अपराधी भाग जाएगा, इतना घोर अपराध करके भाग जाएगा। समझ आ रहा है। तो कॉग्निजेबल का मतलब होता है क्या,
कि पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर है टू अरेस्ट द पर्सन विदाउट द वारंट फ्रॉम द कोर्ट। समझ आ रहा है? क्योंकि क्राइम का नेचर क्या है? हीनियस है, सीरियस है। और उसी तरफ अगर अपोजिट साइड में आ जाओ, अगर नॉन सीरियस क्राइम है, छोटा मोटा अपराध कोई है, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होती है टू अरेस्ट द पर्सन विदाउट द परमिशन या विदाउट द वारंट फ्रॉम द कोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोर्ट का परमिशन या कोर्ट से वारंट लेना पड़ेगा। मतलब विदाउट वारंट आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो अगर कोई भी नॉन सीरियस ऑफेंस है, मतलब जिसका नेचर कैसा है? नॉन कॉग्निजेबल नेचर है। आता है समझ? पहली बात। दूसरा आता है बेलेबल और नॉन बेलेबल। अच्छा, अगर आप सीरियस क्राइम है तो सीरियस क्राइम जो भी होता है वो क्या होता है? नॉन बेलेबल इन नेचर होता है। नॉन बेलेबल और बेलेबल का मतलब क्या हो रहा है सर यहाँ पे? नॉन बेलेबल और बेलेबल, देखिए बेलेबल वाला अच्छा और नॉन सीरियस वाला ऑफेंस है तो वो बेलेबल होता है। बेलेबल का मतलब क्या है? अगर देखो छोटे मोटे अपराध हैं तो वहां पे क्या होता है? आप बेल लेने का ना आपके पास राइट होता है, अधिकार होता है टू गेट द बेल फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, जमानत पे जो रिहा होते हैं, जमानत पे छोड़ देता है कोर्ट। ठीक है, वो मैटर ऑफ राइट होता है आपका। ठीक है, मैटर ऑफ राइट, आपको बेल पे छोड़ दिया जाता है। मगर वहीं पे अगर कोई सीरियस क्राइम है, जो सीरियस ऑफेंसेस है, तो वहां पे भी ऐसा नहीं बेल नहीं मिलती। यहाँ पे भले लिखा नॉन बेलेबल मगर बेल मिलती है। मगर वो डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का, वो कोर्ट के ऊपर है। समझ आ रहा है? वो कोर्ट के ऊपर सब कुछ है, वो बेल देगा या नहीं देगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे आपके पास मैटर ऑफ राइट नहीं रहता। यहाँ पे ग्रांट ऑफ बेल जो है इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट इन केस ऑफ अ सीरियस ऑफेंसेस। वहां पे ग्रांट ऑफ बेल क्या है? अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो वर्ड्स पे नहीं जाइएगा कि बेलेबल का मतलब कि हमेशा बेल मिलेगी, नॉन बेलेबल का मतलब बेल मिलेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है। बेलेबल वाला तो समझ आता है। बेलेबल वाला का मतलब क्या है सर? यहाँ पे बेलेबल का मतलब क्या है? मैटर ऑफ राइट है, आपका अधिकार है बेल लेने का यहाँ पूरा पूरा। नॉन बेलेबल का मतलब क्या है? नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि बेल मिल ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। मिल सकती है बट इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की मर्जी के ऊपर होता है। इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है। समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है। लास्ट में आता है कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। सर अगर लेस सीरियस क्राइम है, लेस, ठीक है, लेस से छोटा मोटा अपराध है तो सर कंपाउंडेबल होता है। कैसा होता है? कंपाउंडेबल होता है। मतलब कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज, ठीक है, दो पार्टीज कौन सी होंगी? एक होगा एक्यूज्ड जिसने काम गलत किया और एक होगा विक्टिम जिसके साथ गलत हुआ है। ये दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? सेटलमेंट कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो आपस में सेटलमेंट कर लेंगे मतलब कंपाउंडेबल है। तो छोटे मोटे अपराध है तो पार्टीज क्या कर सकती है? आपस में सेटलमेंट करके अलग हो सकती है। बोलती है चलो भाई, और केस को क्या करती है? वापस ले लेता है पर्सन। तो विक्टिम होता है, केस को वापस ले लेता है। और नॉन कंपाउंडेबल ऐसा ऑफेंस होता है, नॉन कंपाउंडेबल का नेचर मतलब ये होता है कि भैया सीरियस ऑफेंस है, यहाँ पे पास पार्टीज के पास पावर नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कि पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर सके, क्योंकि क्राइम का नेचर क्या है? सीरियस है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे पार्टीज आपस में सेटलमेंट नहीं कर सकती है। ये मतलब होता है इन सबका। समझ आ रही है? ये मैंने आपको हल्का हल्का इजी वर्ड्स में बता दिया। अब आगे अभी चलेंगे, अपनी बुक्स में चलेंगे, वहां बहुत डिटेल में बताऊंगा, पूरे पूरे डिफरेंस आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पूरा डिफरेंस बताऊंगा, बेलेबल नॉन बेलेबल का पूरा डिफरेंस, बेल का पूरा टॉपिक अलग आगे दिया हुआ है, वहां बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद नॉन कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल की बात भी हम लोग करेंगे। अगर मेन क्वेश्चन सर ये आता है, मेन क्वेश्चन सर ये आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सर कोई भी ऑफेंस वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? सर कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल? सर ये हमको कैसे पता चलेगा? सर हमें कैसे पता चला कि सर रेप जो है सर वो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मर्डर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असॉल्ट जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है? हमको कैसे पता चलेगा सर? बताइए भाई, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या करा गया है, जो सर आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है पूरा, ये जो आपका पूरा आपका ये संहिता मतलब ये जो एक्ट आपका पूरा है, इसके अंदर शेड्यूल 1 दिया हुआ है। और शेड्यूल 1 में पूरा क्या करा है? पूरा लिस्ट बना दी गई है। ठीक है, वहां पे पूरा वहां पे क्या कर बाइफर्केशन कर दिया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन कौन के ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल। पूरी लिस्ट गिवन है। तो आपको सीधा देखना है कि अगर ये वाला अपराध हुआ है तो आपको सीधा वो शेड्यूल पे जाना है और शेड्यूल के अंदर आप देख लोगे कि हाँ भाई इसका नेचर क्या है। तो इसका जो नेचर है, ऑफेंस का जो नेचर है, कोई भी ऑफेंस अगर हुआ, अब इसका नेचर क्या है अगर आपके दिमाग में आता है, इसका नेचर अगर क्या है, ये इसका नेचर कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कैसे पता चलेगा? तो इसका नेचर को पता करने के लिए हमको क्या रेफर करना है? लिख देता हूं मैं, रेफर रेफर
शेड्यूल 1 ऑफ BNS। रेफर क्या करना है? शेड्यूल 1 ऑफ BNSS हमको क्या करना है? इसका रेफर करना होता है। तो हमको पता चल जाता है उसका नेचर क्या है। मैंने स्क्रीनशॉट ऐसे इसका लिया है, ये देखिए, ये देखिए शेड्यूल अंडर BNS। द फर्स्ट शेड्यूल मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख लो। ये देखिए द फर्स्ट शेड्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस। और ये देख लीजिए ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, जो भी ऑफेंसेस अंदर, ऑफेंसेस कहाँ पे होते हैं? ऑफेंसेस तो BNS के अंदर होते हैं। अब उनका नेचर क्या होगा वो बताएगा, ये का नेचर क्या होगा ये बताएगा। देखिए पहला जो यहाँ पे 6 कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 2 3 4 5 6। पहला बताएगा सेक्शन, सेक्शन नंबर। दूसरा बताएगा ऑफेंस कौन सा है वो सेक्शन के अंदर। तीसरा बताएगा उसकी सजा क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम सजा क्या है। चौथा बताता है कि सर ऑफेंस का नेचर कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, उसके बाद बताता है बेलेबल है वो या नॉन वेलेबल है। और एक और कॉलम है, ये भी बताता है कि कौन सा कोर्ट के अंदर उसका मैटर का ट्रायल होगा। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से किसी भी कोर्ट के अंदर चले जाएंगे और कोई भी कोर्ट केस देखने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। सब कुछ डिपेंड करता है इस शेड्यूल के ऊपर। ऑफेंस का नेचर क्या है, समझ आ रहा है? कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल यहीं से पता चलेगा। जो भी ऑफेंस हुआ उसका नेचर क्या है यहाँ से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा कोर्ट उसका ट्रायल करेगा वो भी यहीं से पता चलता है। फिर उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होती है। समझ आती है कि नहीं आती है? बोलिए भाई। मैं आपको दिखाऊं बेयर एक्ट से, दिखाऊं बेयर एक्ट से दिखाता हूँ, इधर आओ। ये देखिए आपके सामने खुला हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खुला हुआ है आपका। इधर आ जाओ आप, इधर शेड्यूल में आते हैं। ये देखिए शेड्यूल चल रहा। ये देखिए फर्स्ट शेड्यूल दिख रहा है क्या? ये देखिए दिख रहा है, और जूम कर दूं, ये लीजिए। क्लियर है? अब देख लीजिए सेक्शन, ये आपका पहला पोर्शन जो बता रहा हूँ सेक्शंस के बारे में बताता है, पहला पार्ट। देखिए आपके सामने दिया हुआ। क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं? बोलिए, दिख रहा है? कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल सब लिखा हुआ है। ऑफेंस के नेचर भी लिखे हुए हैं, देख लीजिए। ये देखिए ऊपर ऊपर टॉप पे लिखा है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ऑफेंस का नेचर कॉग्निजेबल, सीरियस है, कॉग्निजेबल। और देखिए लिखा आगे नॉन बेलेबल, कोर्ट ऑफ सेशन में इसका ट्रायल होगा। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कोड भी पढ़ेंगे इसके अंदर। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ पहले? इतना समझ आ गया? क्लियर है? ऑफेंस का नेचर कहाँ है वो यहाँ से पता चलेगा, उसका मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया हल्का हल्का। चलिए आगे आते हैं, अब आते हैं अपने बुक पे, आ जाओ आप, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए डेफिनेशंस में आते हैं। पहला है कि बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब देखिए बेलेबल ऑफेंस क्या बोल रहा है, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल, जिसको हम बेलेबल शो कर रहा है कहाँ पे, इन फर्स्ट शेड्यूल। सीधा से बोल दिया, बेलेबल ऑफेंस का मतलब वो ऑफेंस है जो कि शेड्यूल में जिसके आगे बेलेबल लिखा हुआ है वही बेलेबल ऑफेंस है। और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या तो किसी दूसरे कानून के अंदर, ठीक है, या तो किसी भी कानून के अंदर उसको बेलेबल बनाया गया हुआ है तो उसको हम बोल देंगे बेलेबल है। और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या तो किसी दूसरे कानून के अंदर बोला गया है कि भैया इस अपराध को हम बेलेबल बोलते हैं तो ये बेलेबल है। और साथ साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब एनी अदर ऑफेंसेस, जो बेलेबल नहीं है तो वो क्या बचा, नॉन बेलेबल बचा। समझ आ रहा है? और बेलेबल का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। नॉन बेलेबल का मतलब क्या है वो भी आपको बता दिया। बेलेबल का मतलब सीधा सीधा है कि आपका मैटर ऑफ राइट है, मतलब उस अपराध में बेल मिलेगी और आपका साथ साथ आपका मैटर ऑफ राइट है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या है, नॉन बेलेबल का मतलब क्या है कि बेल तो मिलेगी बट अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ
कोर्ट है, ठीक है, आपका कोई मैटर ऑफ राइट वहां पे नहीं रहता। क्लियर है। अब आगे बेल का जो टॉपिक है पूरा वो आगे आएगा, बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग। बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, दोनों के केसेस में बेल मिलती है, ठीक है। दोनों बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बेल इन केस ऑफ सीरियस ऑफेंसेस, बेल इन केस ऑफ लेस सीरियस ऑफेंसेस या नॉन सीरियस ऑफेंस, आता है समझ। वो आगे डिटेल में बात हम लोग करेंगे, बस अभी इतना समझ लो। बेलेबल का मतलब वो जो कि शेड्यूल में गिवन है, नॉन बेलेबल का मतलब वो जो अदर देन बेलेबल है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है सर? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताइए सर क्या चीज है। देखिए पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की, पहले हम लोग बात करने क्या जा रहे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे नॉन कॉग्निजेबल की। कॉग्निजेबल का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बता दिया कि सर जो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल। देखिए यहाँ पे कॉग्निजेबल लिखा है ना, पहले हम लोग बात करेंगे कॉग्निजेबल की। तो कॉग्निजेबल का मतलब सर जो कि ग्रेव ऑफेंसेस हैं या सीरियस ऑफेंसेस हैं, ठीक है। तो ग्रेव ऑफेंसेस जो कि सीरियस ऑफेंसेस है, या तो मोर हीनियस क्राइम्स है, ठीक है, या तो मोर हीनियस क्राइम्स, सबको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल। और सब इसका मतलब क्या है कि सर अगर ऐसे अपराध कोई भी करता है, एग्जाम्पल आपके क्या हो गए, मर्डर हो गया, रेप हो गया, कैती हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। अगर ऐसे कोई भी ऑफेंसेस करता है तो इसके अंदर सर द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट द परमिशन या विदाउट द वारंट फ्रॉम द कोर्ट। पुलिस ऑफिसर तुरंत अरेस्ट करेगा ऑन इट्स ओन, अपने आप से अरेस्ट कर सकता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत कर सकता है, कोई उसको वेट करने की जरूरत नहीं होती भैया, क्योंकि अपराध कैसा है, बहुत सीरियस इन। समझ आ रहा है? देखिए क्या लिखा है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंसेस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अब पुलिस ऑफिसर में, ये इंपॉर्टेंट है, द पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल को चेक करेगा पुलिस ऑफिसर और देखेगा हाँ भाई ये जो ऑफेंस हुआ है ये कैसा है, कॉग्निजेबल है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट अरेस्ट वारंट, विदाउट अरेस्ट वारंट क्या कर सकता है पुलिस ऑफिसर, उस पर्टिकुलर एक्यूज को, अपराधी को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, विदाउट वारंट। सर विदाउट वारंट क्यों सर? क्योंकि सर सीरियस ऑफेंस है। क्यों सर? क्योंकि सर सीरियस ऑफेंस है सर, सीरियस ऑफेंस। समझ आ रहा है? यहाँ पे सोसाइटीज एंड ऑल जो है ना, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती लीगल फॉर्मेलिटीज में कि पहले जाओ कोर्ट में वहां से वारंट लो फिर पकड़ो भाई साहब, तब तक तो अपराधी भाग जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, तब तक तो जितने भी सबूत उसके पास होंगे सब छुपा के बैठ जाएगा। तो यहाँ पे वेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। आता है समझ? उसी तरह उसका जस्ट अपोजिट है नॉन कॉग्निजेबल। और नॉन कॉग्निजेबल कैसा हो जाएगा सर? नॉन कॉग्निजेबल क्या हो जाएगा सर? नॉन कॉग्निजेबल का जस्ट अपोजिट, मतलब सर नॉट ग्रेव ऑफेंसेस, लेस सीरियस क्राइम्स, लेस हीनियस क्राइम्स, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मींस एन ऑफेंसेस फॉर विच and non-congenital case means a case in which a police officer has no has no authority to arrest without arrest warrant। ये देखिए विदाउट अरेस्ट वारंट यहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे अरेस्ट वारंट चाहिए होता है। और अरेस्ट वारंट सर इशू कौन करता है सर? अरेस्ट वारंट होता है इशूड बाय मैजिस्ट्रेट, इशूड बाय मैजिस्ट्रेट इसको इशू करता है, ठीक है। तो पहले मैजिस्ट्रेट से आपको क्या लेना पड़ेगा? अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा, फिर आप जाके अरेस्ट कर सकते हो इन केस द पर्सन हैज कमिटेड अ कौन सा ऑफेंस? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आता है समझ? और क्या लिखा है, दस अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नीड स्पेशल अथॉरिटी टू अरेस्ट। देखिए स्पेशल अथॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है, स्पेशल परमिशन चाहिए होती है टू अरेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा बताइए भाई? आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ बताइए? आ रहा है समझ? क्लियर है? क्लियर है? तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मतलब समझ आ रहा है? बोलिए भाई। क्लियर है? आगे आइए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू बी ए कॉग्निजेबल केस अंडर सेक्शन 21G of this संहिता,
इट वुड बी इनफ इफ वन और मोर नॉट ऑर्डिनरी ऑल ऑफ द ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल। ये क्या बोल रहा, ये क्या बोल रहा है जरा बताइए। इन ऑर्डर टू बी अ कॉग्निजेबल केस, अगर पूरा केस को हम देखा जाए, पूरा केस अगर है, अब उसको ये डिटरमाइन करना है कि ये पूरा केस जो है ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। उसके लिए बोल रहा है इट वुड बी इनफ इफ वन और मोर नॉट ऑर्डिनरी ऑल ऑफ द ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल। अब मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है, समझ आ रहा है आपको क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि इधर आओ, मतलब ये हो रहा है जैसे क्या हुआ, एक मिस्टर ए है, इसने मिस्टर बी के साथ, इसने मिस्टर बी के साथ ऑफेंस किया एक, ऐसे ले लेता हूं मैं, मिस्टर बी के साथ एक ऑफेंस किया, मैं बोलते तो चीटिंग ऑफेंस किया, ठीक है। अब चीटिंग का जो ऑफेंस किया सर, इसका नेचर सर है नॉन कॉग्निजेबल, क्लियर है, सही है। इसने ही मिस्टर बी के साथ एक और ऑफेंस किया, वो करा असॉल्ट, इसको असॉल्ट किया, इसका नेचर भी क्या है सर, नॉन कॉग्निजेबल है। मगर फाइनली इसने क्या करा, मिस्टर बी का मर्डर भी कर दिया, चीट करा उसको, असॉल्ट किया और साथ साथ उसका मर्डर भी कर दिया। तीन चीज करी है, चीटिंग करी उसके साथ, असॉल्ट किया उसको और साथ में उसका मर्डर कर दिया। मर्डर का नेचर सर क्या है, मर्डर का नेचर तो कॉग्निजेबल है। तो ये बोल रहा है कि सर जो इसके ऊपर जो केस बनेगा मिस्टर बी के ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर केस बनेगा कि नहीं बनेगा, सर इस पूरे केस का नेचर क्या होगा, सर ये बोलता है ये बोलता है कि अगर जितने भी ऑफेंसेस हुए हैं किसी पर्सन के साथ, अगर उनमें से कोई अगर एक भी ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल का नेचर का हो गया, अगर एक भी ऑफेंस उसका कॉग्निजेबल नेचर का हो गया, तो पूरे के पूरे केस को, तो पूरे के पूरे केस को हम मान लेंगे कॉग्निजेबल। पूरे के पूरे केस को, पूरे के पूरे केस को हम क्या ट्रीट करेंगे, हम क्या ट्रीट करेंगे, कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट करेंगे और वैसे उसकी तरह से पूरा प्रोसीजर चलेगा, ये बोलता है। क्या लिखा है पढ़िए अब अपने बुक में, आप क्या लिखा हुआ है, लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू बी अ कॉग्निजेबल, पढ़िए अपने बुक में, इन ऑर्डर टू बी अ कॉग्निजेबल केस, in order to be cognizable case it would be enough if one, if one or more, एक या एक से ज्यादा, क्या पता इसमें एक और चीज ऐड कर लो, कोई और भी काम गलत किया, डकैती डाली फिर साथ में ऑर्डर कर दिया, तो इफ वन और मोर नॉट ऑर्डरली, और पूरे की जरूरत नहीं है, पूरे की और जरूरत नहीं है, ऑफ द ऑफेंस आर कॉग्निजेबल, तो भाई साहब पूरा का पूरा केस क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल केस की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे, ये बोल रहा। समझ आ रहा है? बोलिए भाई, कि नहीं आ रहा समझ, आता है समझ, बोलो, बोलिए, क्लियर है? चलिए भाई, आगे आइए, आगे आइए, अब आगे क्या बोल रहा है, इट मे बी ऑब्जर्व दैट, इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल क्या, दैट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर यूजुअली बेलेबल। देखिए यूजुअली, यूजुअली मतलब जनरली, फर्स्ट शेड्यूल में अगर हम देखते हैं ना, तो अगर आप देखोगे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, आप पढ़ना देख के, बेयर एक्ट आप डाउनलोड करके देख लेना, अब जनरली अगर देखोगे कि जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन कॉग्निजेबल कौन से मतलब होंगे, लेस सीरियस वाले, और वो जनरली आपके बेलेबल होते हैं, फाइल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन अवेलेबल होते हैं। समझ आ रहा है? अगर आप यूजुअली देखोगे, जनरली देखोगे, जनरली देखोगे, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इधर आओ, जनरली, जनरली या यूजुअली आप बोल लो, जनरली जितने भी आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे एज पर शेड्यूल वन, वो आप देखोगे जनरली क्या रहेंगे, नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल का मतलब क्या, सीरियस वाला, ठीक है, और साथ साथ वो हमेशा नॉन बेलेबल रहते हैं। मैंने तो यहाँ पे भी लिखा था, ये देखिए सीरियस में नीचे लिखा था ना मैंने, कॉग्निजेबल साथ में नॉन बेलेबल लिखा था ना मैंने, क्लियर? तो जनरली क्या होगा कि कोई भी सीरियस ऑफेंस अगर होगा वो कॉग्निजेबल होगा उसका नेचर, और
नॉन बेलेबल होता है। और साथ साथ में आप शेड्यूल में देखोगे तो कोई अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोई अगर आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जनरली वो क्या रहता है, बेलेबल। ये रहता है जनरली। मगर मगर बट इसकी एक्सेप्शन भी आ जाती है, बट समटाइम्स, अगर कहीं कहीं आप उस शेड्यूल के अंदर चेक करोगे ना, तो कहीं कहीं आप चेक करोगे, वहां क्या दिखेगा, जो भी आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, जो भी आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, वो आपके बेलेबल भी दिखते हैं आपको, वो बेलेबल भी होते हैं, बेलेबल ऑल्सो। और जो आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो आपको नॉन बेलेबल दिखेंगे। ये कहीं कहीं आपको दिख जाता है। समझ आ रहा है, समझ आ रही है? तो इन जनरल क्या है, इन जनरल सर ऊपर वाला पोर्शन, इन जनरल यही है कि अगर भाई साहब कॉग्निजेबल है मतलब सीरियस है, तो भाई नॉन बेलेबल है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन हो जाता है कोर्ट के ऊपर, ग्रांट दे बेल करनी कि नहीं करनी। और नॉन कॉग्निजेबल है तो बेलेबल होता है। मगर कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जो कि जिनका नेचर भले ही कॉग्निजेबल है, सीरियस है, मगर फिर भी उनको बेलेबल बोला गया है वहां पे। ठीक है, मैटर ऑफ राइट हो जाता है एक्यूज का कि ले सकता है बेल। और साथ साथ कोई कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जो कि लेस सीरियस है, मगर वहां पे नॉन बेलेबल उसको बोला गया है। समझ आ रहा है? तो जनरली हम मानते हैं ये ऊपर वाला, जनरली हम यही मान के चलते हैं, मगर कहीं कहीं ऐसा भी है। ये आपको सब लोग बताएंगे नहीं, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत लोग बताएंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लेना, क्योंकि मैंने शेड्यूल पढ़ा हुआ है, शेड्यूल मैंने देखा है, वहां पे ऐसा है। क्लियर है? आता है समझ? बोलिए भाई, आता है कि नहीं आता है? तो उसको इंपॉर्टेंट है, नोट बना के रख लीजिएगा इसको। क्लियर है? चलिए इधर आइए, अब आगे आओ। चलिए भाई, तो ये था आपका बेलेबल नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा, एक कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का मैंने डिफरेंस बनाया हुआ है, ये देख लीजिए। ये लो भाई, ये आपके लिए। बेलेबल नॉन बेलेबल का आगे डील करेंगे जब बेल का टॉपिक डील करेंगे, ठीक है? देखिए, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। पहला कॉग्निजेबल, ये कॉग्निजेबल है, ये आपका नॉन कॉग्निजेबल है। अब कॉग्निजेबल का मतलब सर क्या, कॉग्निजेबल का मतलब सर क्या, सर सीरियस ऑफेंसेस हैं। ठीक है, अब सीरियस ऑफेंस अगर होगा तो सर क्या वहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट? द आंसर इज यस, कर सकता है। देखिए लिखा है अरेस्ट विदाउट वारंट, पहला पॉइंट, अरेस्ट विदाउट वारंट, और यहाँ पे विद वारंट करना है। नेक्स्ट, कोर्ट ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, कोई कोर्ट की ऑर्डर जरूरत नहीं है, कोई कोर्ट की परमिशन नहीं लेनी यहाँ पे, तुरंत आप पकड़िए और अपना इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत कर दीजिए। मगर नॉन कॉग्निजेबल जब भी केस होता है तो वहां पे भाई साहब कोर्ट की ऑर्डर की जरूरत होती है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। समझ आता है? तो वहां पे भैया जरूरत पड़ जाती है। और इस पे क्राइम का नेचर देख लो, क्राइम का नेचर क्या है सर, हीनियस और सीरियस क्राइम्स होता है। हीनियस है या तो और सीरियस क्राइम्स होता है। क्लियर है? और ये नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, जनरली देखिए लिख दिया मैंने, जनरली नॉन बेलेबल बट समटाइम्स बेलेबल, और यहाँ पे जनरली बेलेबल बट समटाइम्स नॉन बेलेबल, ये भी देख लीजिए, क्लियर कर दिया। लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल बना दिया, मर्डर, रेप, किडनैपिंग एक्सेट्रा, और यहाँ पे डिफेमेशन, चीटिंग, फोर्जरी। लीजिए भाई, आपके सामने पूरा डिफरेंस, एग्जाम में आए तो पूरा यही उतार देना जाके, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला वहाँ। आ रहा है समझ? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, आगे अभी पढ़ेंगे बेलेबल नॉन बेलेबल, और आगे डिफरेंस दिखाऊंगा वहाँ पे, बनाया है आपके लिए, वो भी बनाया हुआ है, साथ में कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल वो भी है। तब आगे देखेंगे, ठीक है? टॉपिक आता जाएगा, डील करते जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है कंप्लेंट। अब देखिए, एक थोड़ा ना मुझे थोड़ा, अब यहाँ पे आगे आप देखो ब्रैकेट मैंने लिख दिया है यहाँ पे हाईलाइट करके कि नॉट इन आईसीआईसीआई मॉड्यूल। अब भैया, अभी आपका जो मॉड्यूल अपडेट हुआ ना, तो वहां से पता नहीं ये कंप्लेंट का टॉपिक क्यों हटा दिया वहां से। दो टॉपिक हटाया वहां से, एक कंप्लेंट का हटाया और एक आपका एफआईआर का टॉपिक हटा दिया। मुझे समझ नहीं आया हटाया क्यों, क्योंकि जब तक आपको कंप्लेंट के बारे में पता ही नहीं होगा तो गड़बड़ होगी, और एफआईआर है वो भी नहीं। अब बताओ मैं पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, मैं ये समझ नहीं पा रहा। मॉड्यूल में नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपके, मॉड्यूल में नहीं है, सीधी सी बात है, मॉड्यूल में नहीं है, मगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने डाल दिया इसके अंदर, मैंने अपनी बुक में डाल दिया, क्योंकि पहले हुआ करता था, हुआ करता था ये, जब से आपका ये न्यू क्रिमिनल लॉज आए, पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्यों हटा दिया, मुझे समझ नहीं आई इसके बारे में। है इंपॉर्टेंट कि कंप्लेंट सर क्या होती है, एफआईआर क्या चीज़ होती है, वो सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। किस ऑफेंसेस में हम कंप्लेन कर सकते हैं, किस ऑफेंसेस में एफआईआर पुलिस वाला लिखेगा, ये सब इसके बारे में लिखा है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑफेंस हो गया पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिख देगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
और हम लोग बोलते हैं ना कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं पुलिस ऑफिसर के पास, ये गलत टर्म है। कंप्लेन पुलिस ऑफिसर के पास फाइल नहीं होती, ये भी है। मगर हम लोग को लगता है कि भाई, हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी दिक्कत होती है सोसाइटी में, कोई भी क्राइम होता है, बोलते हैं भाई जाके पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन कर दो। यही होता है ना, यही सुनते हो ना। ये गलत टर्मिनोलॉजी है, ये गलत यूज होता है। पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेन नहीं जाती, पुलिस ऑफिसर को हम इन्फॉर्म करते हैं। समझ आ रहा है, पुलिस ऑफिसर को हम इंफॉर्मेशन देते हैं। कंप्लेन तो सर मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है, कंप्लेन मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है। क्लियर है। और कौन सा ऑफेंस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, किस ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस होगा जिसमें पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखेगा, कौन सा ऑफेंस होगा जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिखता, ये सब चीजें हैं। समझ आ रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर, मगर आपके सिलेबस में हटा दिया, मुझे ये समझ नहीं आया। मैं हल्का हल्का बता दूं, आगे आपको रीड करना होगा, आप रीड कर लीजिएगा। मैं बता दूं हल्का हल्का, तो मुझे नहीं तसल्ली हुई। देखिए एक ये टॉपिक, एक आपका टॉपिक ये वाला, ये देखिए इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एफआईआर, हटा दिया। मुझे नहीं समझ आया क्यों हटा दिया भाई, पूरा टॉपिक हटा दिया। तो बस यहाँ से तो शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूँ, बाकी आप रीड कर लेना। सुनो, थोड़ा स्पीड में बड़ा बता देता हूँ, मगर सुनना जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। कंप्लेंट का मतलब क्या है? कंप्लेंट, कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन। जो कंप्लेंट का मतलब क्या है, आप एलिगेशन लगाते हो, ठीक है, और जो कि आप ओरली भी कर सकते हो और राइटिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। टू अ मैजिस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, टू अ मैजिस्ट्रेट। आप कंप्लेन जो होता है ना, कंप्लेन जो होता है आप मैजिस्ट्रेट के पास करते हो, ठीक है। कंप्लेन कहाँ पे फाइल होती है? मैजिस्ट्रेट, या तो ओरल में या तो रिटर्न में। विद अ व्यू टू टेकिंग ए एक्शन, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता है। आप इस व्यू से करते हो कंप्लेन, सो दैट वो एक्शन ले, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड अ एन ऑफेंस। और आप कंप्लेन में क्या बताते हो कि कोई इंसान ने क्या करा है, क्या करा है, चाहे वो जान पहचान का हो या जान पहचान का ना हो, तो क्या करा है, ऑफेंस किया है। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। आई बट के आगे मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ये वाला जो कहानी है यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ। मतलब कंप्लेन डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेन डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट का मतलब ये एफआईआर की बात कर रहा है, कि कंप्लेन का मतलब एफआईआर नहीं है। कंप्लेन डज नॉट इंक्लूड दी एफआईआर। अब आप मेरी बात सुनो, देखो यहाँ क्या लिखा है। कंप्लेन मीन्स अ एलिगेशन मेड ओरली और रिटन टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेकिंग हिज एक्शन। क्या कि भैया कोई ऑफेंस हुआ है, अब भले वो जान पहचान का बंदा हो या जान पहचान का ना हो, हम ये चाहते हैं आप उसके अगेंस्ट क्या लीजिए, एक्शन विद अ व्यू, ठीक है। आप चाहते हो वो उसके अगेंस्ट क्या लिया जाए, एक्शन। नोन और नोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अब यहाँ पे ऑफेंस लिखा है, क्या यहाँ ये बताया है कि कौन से ऑफेंस के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो? कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब सर ये हो रहा है कि कंप्लेन कैन बी फाइल्ड, चाहे सर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल हो, चाहे वो सर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो, ये बोलना चाह रहा है। कोई भी ऑफेंस लिखा है ना, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, अब ऑफेंस के बारे में बताया नहीं, तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है, चाहे उसका नेचर कॉग्निजेबल हो, चाहे उस ऑफेंस का नेचर नॉन कॉग्निजेबल हो, यू कैन फाइल द कंप्लेन टू द मैजिस्ट्रेट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑफेंस, ये बोल रहा। अब डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाके ऑफेंस के बारे में कंप्लेन फाइल कर सकते हो, चाहे लिखित में चाहे बोल के, किसी भी तरीके से कर सकते हो। कंप्लेन डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेन में एफआईआर इंक्लूड नहीं होती। एफआईआर जो होता है वो एक अलग कहानी है, समझ आ रही है। एफआईआर जो होती है वो पुलिस के पास फाइल होती है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, however a report made by a police officer in case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको कहानी बताता हूँ, सुनो क्या हो रहा है। देखो क्या होता है, सुनो मैं आपको बताता हूँ हल्का सा, चलो। देखो कोई अगर ऑफेंस हुआ है, वो ऑफेंस का नेचर दो हो सकता है सर, या तो वो कॉग्निजेबल होगा या तो सर नॉन कॉग्निजेबल होगा। अब ऑफेंस का अगर नेचर आपका है कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है, चाहे आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
सर दोनों केसेस में चाहे कॉग्निजेबल हो, दोनों केसेस में आप कंप्लेन तो फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो सर इसमें भी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट तो फाइल हो सकती है, कहाँ पे फाइल होगी कंप्लेंट, किसके पास जाएगी, मैजिस्ट्रेट के पास। क्लियर है, मैजिस्ट्रेट के बाद कंप्लेंट फाइल हो सकती है। मगर अब आते हैं पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं। अब आपको क्या हुआ, अब आपके सामने कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, अब आप ऑफेंस हुआ, आपको पता चला है, ठीक है, जो भी है। अब आपको क्या करनी है भैया, पुलिस के पास जाके उसकी खबर देनी है, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, अगर कोई भी ऑफेंस है जिसका नेचर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसका नेचर क्या है, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल का मतलब वो क्या है, बहुत सीरियस क्राइम वाला है। तो इस केस में जब आप पुलिस ऑफिसर के पास जाते हो, पुलिस ऑफिसर के पास क्या करते हो, आप पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देते हो। समझ आते हैं, पुलिस ऑफिसर क्या करते हो, इन्फॉर्म करते हो कि साहब ऐसा 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 हुआ। समझ आ रहा है, उसके बेस पे पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और उसी को बोलता है FIR, इसी को बोलता है FIR, इसी को बोलते हैं FIR। ये कोई पुलिस ऑफिसर लॉन्च करता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अगर कोई ऑफेंस ऐसा हुआ है जो कि सर नॉन कॉग्निजेबल है, तो लेस सीरियस है, मगर इसमें भी आप पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते हो, ऐसा नहीं जा नहीं सकते आप, लेस सीरियस हो या सीरियस हो, आप गए पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर को आपने इन्फॉर्म किया कि साहब ऐसा 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 हुआ। इस केस में पुलिस ऑफिसर FIR नहीं लिखता, FIR की जो रजिस्टर होता है उसमें लॉन्च नहीं करता। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं नो FIR। यहां पे पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है FIR लिखने की, FIR वाली बुक के अंदर रिकॉर्ड उसको नहीं करता है। इंस्टेड इंस्टेड क्या करता है, एक अपनी डायरी में आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, नोट करता है, और क्या करता है, यहाँ पे अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। यहाँ पे FIR नहीं होती, यहाँ पे क्या करता है, एक अपनी रिपोर्ट बनाता है, आपकी इंफॉर्मेशन के बेस पे एक क्या बनाता है, रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को बोला जाता है एनसी NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ऑफेंस का नेचर क्या है, नॉन कॉग्निजेबल, तो यहाँ पे रिपोर्ट कौन सी बनाएगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। FIR नहीं लिख रहा, FIR वाले रजिस्टर में नहीं नोट कर रहा, एक रिपोर्ट अलग से बना, मतलब एक डायरी में नोट किया, उस ऑफेंस के बारे में क्या करा, एक रिपोर्ट तैयार करा। क्या करा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है, एक रिपोर्ट क्या करेगा, उसकी तैयार करता है और उसका नेचर चेक करता है। उसका नेचर देखता है कैसा है, उसका नेचर देखता है कि भैया ये तो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, ठीक है, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाता है। और ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को फाइल करता है, रिपोर्ट को फाइल करता है किसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास। इस रिपोर्ट को फाइल करता है मैजिस्ट्रेट के पास। और बेटा ये जो रिपोर्ट फाइल हो रही है ना मैजिस्ट्रेट के पास, ये जो रिपोर्ट फाइल हो रही है मैजिस्ट्रेट के पास, ये जो रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट पास, इस रिपोर्ट को हम मानते हैं डीम्ड कंप्लेंट। इसको हम कंप्लेंट मानते हैं, क्योंकि कंप्लेंट डायरेक्टली कहाँ जाती है, मजिस्ट्रेट के पास। यहाँ पे कौन फाइल कर रहा है, पुलिस ऑफिसर फाइल कर रहा है, मगर क्या फाइल कर रहा है, एक रिपोर्ट फाइल कर रहा है। इस रिपोर्ट को हम मान लेते हैं ये भी एक कंप्लेंट है। अब मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाएगी, अब मजिस्ट्रेट इसके बाद ऑर्डर देगा पुलिस ऑफिसर को कि अपनी इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल आप स्टार्ट करिए। समझ आ रहा है, जैसे कि कंप्लेंट वाले केस में होता था, चाहे कोई भी कंप्लेंट हो, समझ आ रहा है, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस की हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसमें अगर आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल करते हो, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शंस देता है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्या करिए, स्टार्ट करिए। समझ आ रहा है, तो उसी तरीके से अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है जो कि नॉन कॉग्निजेबल का नेचर का है, और आप डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर के पास जा रहे हो, मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा रहे, पुलिस ऑफिसर को पास जाके आप इन्फॉर्म कर रहे हो, तो पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के नेचर में FIR लॉन्च नहीं करता। इंस्टेड क्या करता है, एक वो रिपोर्ट तैयार करता है, वो उस रिपोर्ट को फाइल करता है मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट के पास अगर जो रिपोर्ट फाइल हो रही है उसको मान लेंगे कि ये भी एक तरह से क्या है, कंप्लेंट ही है। उसके बाद मजिस्ट्रेट चेक करेगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट अपना डायरेक्शंस देता है पुलिस ऑफिसर को, इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए। आता है समझ, क्लियर है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे हर एक ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च कर देता है, नहीं, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है टू लॉन्च द FIR ओनली एंड इन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफ। है, आता है समझ कि नहीं आता, मुझे बताओ, इतना समझ आया कि नहीं आया, बोलिए, बोलो। अब
अब जैसे क्या होता है, कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, ऑफेंस हुआ, मिस्टर ए ने कोई देख लिया ऑफेंस होते हुए, ऑफेंस हो तो अब मिस्टर सोचा कौन जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, सीधा दौड़ता है पुलिस ऑफिसर के पास। पुलिस ऑफिसर के पास जैसे ही दौड़ा और उसने बताया सर ये अपराध हुआ है, पुलिस ऑफिसर तुरंत ये चेक करेगा, कहाँ से चेक करेगा, कहाँ से, तुरंत खोलेगा शेड्यूल 1, वहां से चेक करेगा कि भैया ये जो अपराध ये बता रहा है हुआ है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर देखेगा कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अब देखा कि हाँ भाई इस नेचर किसका कैसा है, कॉग्निजेबल है, अगर कॉग्निजेबल नेचर है तो तुरंत क्या करेगा, एफआईआर लॉन्च कर देगा। ठीक है, और अगर देखता है कि ये अपराध का जो नेचर है, ऑफेंस का जो नेचर है वो कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो एफआईआर लॉन्च नहीं करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा उसकी अपनी डायरी में, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उस रिपोर्ट को कहाँ पे सबमिट करेगा, जाके मजिस्ट्रेट के पास फाइल करेगा, और उस रिपोर्ट को हम मान लेंगे, जो रिपोर्ट फाइल हो रही है वो एक तरह से क्या है, कंप्लेंट है, कहाँ पे जा रही है, मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन का वेट करेंगे, जैसा मजिस्ट्रेट करेगा इन्वेस्टिगेशन के ऑल के लिए ये है कहानी। आता है समझ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आ रहा है समझ। देखिए अब आगे लिखा, वही लिखा हुआ था यहाँ पे, देखो देखिए, हाउवर अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, कौन सी रिपोर्ट, जो आपकी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की बात कर रहा है, ये रिपोर्ट जो है इसकी बात कर रहा है एनसीआर की, इन केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस ऑफिसर ने अपना इन्वेस्टिगेशन करी, देखा कि नेचर क्या है उसका, देखा द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, shall be deemed to be a complaint and the police officer making the report as complainant, ठीक है। In general, the complaint into an offense can be filed by any person, कोई भी पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, except in case of offense relating to marriage, defamation and offense mentioned under section नंबर ये, ठीक है। कंप्लेंट इन जनरली कोई भी फाइल कर सकता है, मगर अगर ये ऑफेंस है मैरिज का है, डिफेमेशन का है, या तो सेक्शन 215 218 में है, इसमें खाली जो जिसके साथ गलत हुआ है विक्टिम है, खाली वही फाइल करता है। इन जनरल कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। सोसाइटी का कोई भी पर्सन किसी भी मैटर में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बीच सड़क में कोई किसी को मार रहा है, बीच सड़क में जाके कोई किसी को मारा, ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन, सोसाइटी के पर्सन जो देख रहा है, बीच में देख जो राहगीर कोई भी है, जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कोई दिक्कत की बात, समझ आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी का अगेंस्ट नुकसान होता है, ठीक है। अब कंप्लेंट इन अ क्रिमिनल केस इज व्हाट अ प्लेंट इन अ सिविल केस, कंप्लेंट वही बोल रहा है, कंप्लेंट क्रिमिनल केस में हम उसको कंप्लेंट बोलते हैं, और जैसे कि प्लेंट होता है ना सिविल केसेस में, प्लेंट कहाँ फाइल होता है, डायरेक्टली कोर्ट में फाइल होता है, जैसे कंप्लेंट कहाँ फाइल हो रही है, डायरेक्टली मजिस्ट्रेट में, समझ आ रहा है। कंप्लेंट का देख लीजिए, कुछ रिक्वायरमेंट आपकी, ओरल भी हो सकता है, रिटन हो सकता है, ये लिखा है पढ़ा दिया मैंने। सम पर्सन नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, कोई भी पर्सन ऑफेंस किया है, इट मस्ट बी मेड टू द मजिस्ट्रेट, और ऑब्जेक्ट क्या है, दैट ही शुड बी टेक एक्शन, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट क्या ले, एक्शन ले। देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ अ कंप्लेंट, का कोई भी फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एफआईआर का फॉर्मेट होता है, कंप्लेंट का कोई भी फॉर्मेट नहीं है। कंप्लेंट एड्रेस टू द मजिस्ट्रेट कंटेनिंग एलिगेशंस, अब जो भी कंप्लेंट होती है, जो भी आप लिख के दे रहे हो, उसमें क्या होता है, एलिगेशंस होती है, ये किया इसने, ये किया, ये किया, एलिगेशंस लगाते हो, दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, एंड एंडिंग विद अ प्रेयर, और लास्ट में प्रेयर होती है कि आप चाहते क्या हो, समझ आ रही है, क्लियर है, ये आपका डिसाइडेड एक केस था। अब पता नहीं, बताओ भाई इंस्टीट्यूट ने क्यों ये सेक्शन, ये आपका इतना बढ़िया टॉपिक हटा दिया, मुझे समझ नहीं कि कंप्लेंट, अब आपको तो यही लगेगा ना इन जनरल, अगर आप लोग बच्चों, आप लोगों को क्या पता, आप लोगों को तो यही पता रहेगा कि भैया कोई भी अपराध होता है हम तो जाके पुलिस ऑफिसर के पास जाके एफआईआर लिखवा देते हैं, ऐसा नहीं है, हर एक ऑफेंस के लिए एफआईआर नहीं लॉन्च होती, समझ आ रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट है एफआईआर। अब एफआईआर मैंने आपको बता दिया, देखिए लिखा है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पब्लिक क्या देती है, आप क्या करते हो, आप इन्फॉर्म करते हो पुलिस, पुलिस क्या करती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो पहली इन्फॉर्मेशन उसको मिली उसके बिहाफ पे रिपोर्ट बनाती है, एफ आई फर्स्ट रिपोर्ट, और जो एफआईआर होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से केस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में लॉन्च होती है, अदरवाइज नहीं होती है, ये अपने माइंड में रख लीजिए, अच्छे से रख लीजिए इस चीज, क्लियर है। एफआईआर जो होती है सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है, अदरवाइज नहीं होती है, क्लियर। अब ये पूरा एफआईआर का भी आपका टॉपिक है, ओनली इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है, ठीक है। और ऐसा ऑफेंस है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ऑफेंसेस
ऑलरेडी कमिटेड। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफेंस होने वाला है, कोई लोग कोई चीज की प्लानिंग कर रहे हैं एंड ऑल करने के लिए, उसका एफआईआर नहीं होती। एफआईआर होती है जो ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका जा रही है ऑफेंस, हमेशा एफआईआर उसकी होती है। बताओ इसको भी, सुन लो भाई, हल्का सा सुन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुन लीजिए। सुन लीजिए, देख लिया, आपको पता होना चाहिए। देखो मेरा, देखो मकसद ये, देखो मैं जबरदस्ती, देखो बस यही दो टॉपिक है, कंप्लेंट और एफआईआर मैंने एक्स्ट्रा डाला, बाकी आपका पूरा मॉड्यूल कवर करा। मैंने जानबूझ, मैं चाहता तो नहीं डालता, मैं चाहता तो नहीं डालता, और आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में छान लेना, आप तो देख लेना, आपको नहीं मिलेगा, कोई भी को पढ़ाते हुए नहीं दिखेगा इन टॉपिक को। वो तो सीधा बस यही बोल देंगे कि भैया जो मॉड्यूल में नहीं है मैंने नहीं पढ़ाया। मगर भाई बच्चों को पता तो होना चाहिए कि एफआईआर होती क्या है, कंप्लेंट होती, तो बता रहा हूँ, बताऊँ, क्योंकि अभी आगे ना सब वर्ड्स यूज आपको पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सुनो, एफआईआर का देख लो क्या है। एफआईआर का बताए, एफआईआर का टॉपिक चेंज भी हुआ है, नए जो लॉ आया है, पहले कुछ अलग प्रोविजन थे, इस बार प्रोविजन एड ऑन्स हुए अलग। अच्छा है आप लोग नया पढ़ रहे हो। देखिए क्या लिखा है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ, देखिए सीधा सीधा लिखा है, कौन सा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया का मतलब ये अलग चीज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। देखिए क्या लिखा है, देखो पहले इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट पे डालता हूँ, तो भी अच्छा मैं इसको भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, अभी आप ना पढ़ो उसको, अभी आप ना पढ़ो, अभी पढ़ाएंगे, पहले अब आगे सुनो क्या लिखा है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of police station। क्या बोल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो किससे रिलेटेड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, उसको आप कैसे दे सकते हो, या तो ओरली दे सकते हो, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिसको ईएफआईआर बोलते हैं, ठीक है, आप डिजिटली मोबाइल से जिससे भी है आप कर सकते हो, तो एन ऑफिसर इन चार्ज, जो भी ऑफिसर इन चार्ज है किसका, पुलिस स्टेशन का होता है, उसको आप दे सकते हो। समझ आ रहा है, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, उसको आप दे सकते हो। क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये अब आते इररिस्पेक्टिव वाला, क्या बोल रहा है, दे सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। एरिया से कोई मतलब नहीं है कि कहां पे ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है उसी एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके आपको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये नहीं हुआ करता था, पहले इसके बारे में नहीं लिखा गया था, ठीक है, पहले जो आईपीसी था, वो पहले आईपीसी, पहले जो सीआरपीसी था वहां पे ऐसा नहीं लिखा था, ये एड ऑन हुआ है। समझ आ रहा है, ये एड ऑन इसलिए हुआ है, इससे एक नया कॉन्सेप्ट आया है जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर क्या होती है, इसको हम बोलते हैं जीरो एफआईआर एक तरह से। जीरो एफआईआर क्या होती है, अभी आगे टॉपिक है जीरो एफआईआर का, आगे है, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ का जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया का मतलब ये हो रहा है कि कहीं भी कोई भी किसी भी एरिया में अपराध हुआ है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके, ठीक है, जरूरी नहीं उसी एरिया में जहां पे ऑफेंस हुआ है, आप पूरे देश में कहीं भी जाके पुलिस ऑफिसर को जाके पुलिस स्टेशन में जाके उस पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में वहां पे जाके क्या, समझ आ रहा है, इन्फॉर्म कर सकते हो। अब जैसे इन्फॉर्म करोगे इस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, मैं बोलता हूँ एक एरिया ये है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, हाँ, और जहाँ पे ऑफेंस हुआ है कहाँ पे, जैसे ये पूरा लेता हूँ, लैंड ले लो ऐसे, जहाँ पे आपका ऑफेंस हुआ इस एरिया में, अब जरूरी नहीं है इसी एरिया के पुलिस ऑफिसर में आपको जाके इन्फॉर्मेशन देनी है रिलेटिंग टू क्राइम, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे जाते हो इस एरिया में, आप यहाँ पे जाके इन्फॉर्म कर रहे हो, इस पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म कर रहे हो, कोई दिक्कत है, आप इन्फॉर्म कर दो, पुलिस ऑफिसर नोट डाउन करेगा, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास आएगी, ये इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एरिया के पुलिस ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करेगा। समझ आ रहा है, तो मतलब आपकी पब्लिक की सुनवाई होगी, पब्लिक जो भी इन्फॉर्म कर रही है वो लिखा जाएगा, पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता कि भाई साहब ये ऑफेंस मेरी जुरिडिक्शन में नहीं आता, आप वहां पे जाइए जहां पे ये ऑफेंस हुआ था, वहां जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, वहां पे एफआईआर लॉन्च होगी, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जा सकते। क्लियर है, इसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। तो एफआईआर का मतलब इसमें एफआईआर का नंबर कोई नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, और कहीं भी लॉन्च हो सकता है। समझ आ रहा है, क्लियर, तो अभी वहां लिखा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, क्लियर है, समझ आ रहा है, तो कहीं भी आप जाके कर सकते हो। अब क्या बोल रहा है, एंड इफ गिवन, और अगर आपने ओरल दी है, अगर आपने ओरल दी है, इट शैल बी रिड्यूस टू द राइटिंग बाय हिम, वो लिखेगा उसको, अब आपने ओरली एफआईआर आपने ओरली बताया पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, बताए हो तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, उसकी पूरी लिखित में लिखेगा उसको, ठीक है, नोट डाउन करेगा अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके सामने रीड करके बताएगा भी हमने क्या लिखा है।
एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइन बाय द पर्सन, और जो भी इन्फॉर्मेशन उसने दी है और जो भी पुलिस ऑफिसर लिखी है वहां पे इन्फॉर्मेंट जो है वो वहाँ पे क्या करेगा, साइन करेगा। ठीक है। और अगर भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करा है आपने, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम, वो रिकॉर्ड पे लेगा उसको, ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिवन इट। ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली अगर फाइल करी है, ठीक है, EFIR आपने कुछ करा है, ये इलेक्ट्रॉनिक EFIR बोल रहा हूँ, मगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है, समझ आ रहा है, आपने इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्मेशन भेजी है किसी के पास, ठीक है, आप मैसेज के थ्रू कर रहे हो, आप कोई ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने पुलिस ऑफिसर पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड में लेगा उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेंट को बुलाएगा और वहां पे 3 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेंट वहां पे साइन करके जाएगा। एंड सच सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच अ फॉर्म एज अ स्टेटमेंट। उसके बाद क्या करेगा, जो भी इसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी इलेक्ट्रॉनिक मोड से या ओरल मोड से, उसको भाई FIR की जो बुक होती है, FIR की बुक एक अलग होती है, ठीक है, वहां पे उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। समझ आ रहा, आपने तो इन्फॉर्मेशन दे दी, चाहे ओरल दी चाहे इलेक्ट्रॉनिक दी, आपने नोट कर ली, फिर उसके बाद क्या करेगा, उस पूरी इन्फॉर्मेशन को FIR वाली जो बुक होगी उसके अंदर रिकॉर्ड करता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब ये लिखा हुआ है आपका, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट whom an offense is committed। अच्छा, अगर अगर कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन कौन दे रही है, कोई भी औरत दे रही है, लेडी दे रही है, विमेन दे रही है, अगेंस्ट whom, और जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है, कोई विमेन है उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ, और ऑफेंस कौन सा हुआ है, ऐसे ऑफेंसेस जो कि सेक्शन नंबर 64, सेक्शन 65, 66, ये सेक्शन सब दिए हैं, इन सेक्शंस के अंदर अगर ऑफेंस हुआ है ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता, ठीक है, BNS के इन सेक्शंस के अंडर अगर किसी भी विमेन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है और वो विमेन उस ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही है, वहां पे बोल रहा है इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, देन सच इंफॉर्मेशन shall be recorded by a women public police officer or any woman of। तो अगर कोई भी विमेन है जिसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है रिलेटेड टू दिस सेक्शंस, तो इस केस में जो भी इंफॉर्मेशन दे रही है वो इंफॉर्मेशन को कौन रिकॉर्ड करेगा, एक विमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। फर्दर प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट अ पर्सन अगेंस्ट whom an offense अंडर सेक्शन, ये सब सेक्शन ये सब दिया, अगर इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom, अच्छा किस जिसके अगेंस्ट ये विमेन क्या कर रही है, एलिगेशंस लगा रही है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन दे रही है, जिसके अगेंस्ट, अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि अक्यूज्ड है, जिसने गलत किया है विमेन के साथ, उसकी बात कर रहा है। इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom ऑफेंस अंडर सेक्शन, जो ऊपर ऊपर थे सब सेक्शन 64 एंड ऑल जो भी लिखा है, इज एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, इज टेम्परेली और परमानेंटली मेंटली, और अच्छा लो भाई, अब जिसके अगेंस्ट ये विमेन इन्फॉर्मेशन दी है फॉर द वेरियस ऑफेंसेस जो भी है, ठीक है, फॉर द एनी ऑफ द ऑफेंसेस अंडर दीज सेक्शंस, अब वो बंदा जिसके अगेंस्ट दिया है वो कैसा बंदा है, इस टेम्परेली और परमानेंटली, या तो टेम्परेरी या तो परमानेंटली कैसा है, मेंटली और फिजिकली डिसेबल है। लो भाई, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offense। क्या बोल रहा है, ओहो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अलग चीज बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या बोल रहा है, इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an offense have been committed। अच्छा, मेरी तो विमेन की बात कर रहा है, ये देखिए मैं अलग पेन ले रहा हूँ, देखिए इन द इवेंट दैट, देखो पहले क्या बोल रहा है कि कोई भी औरत है जिसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है अंडर दीज सेक्शंस, वो क्या कर सकती है, इन्फॉर्मेशन दे सकती है, और वो इन्फॉर्मेशन कौन रिकॉर्ड करेगा, लेडी पुलिस ऑफिसर करेगी। ठीक है, मगर वो आगे बोलता है कि इन केस वो जो विमेन है वो टेम्परेली या फिजिकली मेंटली डिसेबल है, ये बोल रहा है, ठीक है, लिखा है इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an offense have been committed, अगेंस्ट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट कमिट हुआ है, विमेन के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है ना, ऑफेंस तो विमेन के अगेंस्ट हुआ, समझ आ रहा है, वही बोल रहा है, ऑफेंस किसके अगेंस्ट हुआ, ऑफेंस किसके अगेंस्ट हुआ, विमेन के अगेंस्ट, वही बोल रहा है, अगर वो विमेन कैसी है, टेम्परेरी और परमानेंटली या मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन, रेजिडेंट कौन, विमेन का जो रेजिडेंस है वहां पर रिकॉर्ड होगा, सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस, या तो जहां पे वो लेडी बोलेगी वहां पे आके उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस
मे बी, और अगर भैया ऐसा हो कि जो औरत है वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, या तो कोई औरत है जिसको भाई भाषा हिंदी नहीं आती, समझ आ रहा है, क्लियर है, तो उस केस में यह ऐसा भी हो सकता है कोई एजुकेटर जिसको नॉलेज हो, पढ़ाई लिखाई आती हो, या तो भाई कोई इंटरप्रेटर हो जो इंटरप्रेट कर सके जो वो बोलना चाह रही है, वो भी हो सकते हैं वहाँ पे। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी विमेन है जिसके अगेंस्ट इन सेक्शंस के अगेंस्ट जो सेक्शंस लिखे हैं कोई भी क्राइम होता है, तो वो क्या कर सकती है, डायरेक्टली जाके पुलिस ऑफिसर, डायरेक्टली जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कौन करेगा, आपका विमेन पुलिस ऑफिसर करेगी। और अगर वो जो विमेन है जिसके साथ कोई भी ऑफेंस हुआ है वो नहीं जा सकती है, वो टेम्परेरी या तो भाई परमानेंटली कैसी है, डिसेबल्ड है, उस केस में क्या कर सकती है, या तो उसके घर पे आकर रिकॉर्डिंग होगी, रिपोर्ट लिखी जाएगी, या तो भाई जैसी वो कन्वीनियंट प्लेस बताएगी वहां जाकर रिपोर्टिंग एंड ऑल होगी। समझ आता है, एज द केस मे बी। आगे, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ, और जो भी रिकॉर्डिंग होगी, जो भी रिकॉर्ड सब कुछ हो रहा है वो कैसी होगी, वीडियोग्राफ्ड होगी, यहाँ से बात कर रहा हूँ। समझ आ रहा है, कब, अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड एंड ऑल है, समझ आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी रिकॉर्ड्स एंड ऑल हो रहे हैं सब कुछ वीडियोग्राफी होगी इसकी, ठीक है, वीडियो बनाई जाएगी। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183 एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट आइए, A copy of the information as recorded under subsection 1। अच्छा भाई, अब यहाँ पे फिर से आ जाओ, सबसेक्शन 1 कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अब कोई भी पर्सन की बात कर रहा है, अब खाली वेमेन की बात नहीं कर रहा, अब कोई भी पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। सबसेक्शन 2 हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये देखिए प्रोविजन पूरा हो गया, अब सबसेक्शन 2 पे आ गए हैं। तो बोल रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी ने भी दी है, चाहे वेमेन हो चाहे कोई भी इंसान हो, अब सबकी बात कर रहा है, ठीक है, फॉर ऑल, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है जो कि रिकॉर्ड करा गया है, शेल बी गिवन फोर्थवेल, उसकी एक कॉपी दी जाएगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम, ठीक है, इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी और जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, उसको दी जाएगी, ठीक है, इन्फॉर्मेंट को भी और या तो विक्टिम, एज द केस मे बी। मेरे साथ गलत हुआ, मैंने ही जाके इन्फॉर्मेशन दी है, मैं विक्टिम हूँ, ठीक है, मेरे साथ गलत नहीं हुआ है, मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मगर मैंने किसी के साथ गलत होते हुए देखा है, तो इन्फॉर्म तो मैं भी कर सकता हूँ पुलिस ऑफिसर को। समझ आ रहा है, मैंने, मेरे सामने किसी का रेप हुआ, मेरे सामने किसी का मर्डर हुआ, विक्टिम मैं थोड़ी हूँ, विक्टिम मैं नहीं हूँ, विक्टिम तो वो है ना जिसके साथ रेप हुआ, जिसके साथ मर्डर हुआ, अगर इन्फॉर्म तो मैं भी कर सकता हूँ ना पुलिस ऑफिसर को, मैं इन्फॉर्मेंट हूँ, तभी वहां लिखा है इन्फॉर्मेंट और विक्टिम, चाहे इन्फॉर्मेंट हो चाहे विक्टिम है, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, सिंपल सी बात है, उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक एफआईआर की कॉपी देंगे। आइए, विदाउट प्रिजुडाइज, विदाउट अफेक्टिंग द प्रोविजन ऑफ कंटेंट इन सेक्शन नंबर 175 ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन। अच्छा भाई साहब, मतलब सेक्शन 175 में जो भी लिखा उसको कोई इफेक्ट में नहीं लाना है, ठीक है, विदाउट उसको कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है, जो वहां लिखा है वैसा तो होगा। ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी, और सेक्शन 175 क्या है भी दिखा देता हूँ आपको, देख लो भाई साहब, पढ़ेंगे तो डिटेल में, मजाक से नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। 175 ये देखिए क्या लिखा है आपका, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, ठीक है, तो वही बोल रहा है इसको विदाउट इफेक्ट में लाए हुए, ठीक है। पुलिस ऑफिसर की पावर होती है ना कि इन्वेस्टिगेट करने की, होती है सर, कोई भी, मैंने आपको शुरू में बता दिया, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर विदाउट एनी परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड ऑल। वही बोल रहा है, इसको इसको कोई परेशानी नहीं, इस सेक्शन में जो भी लिखा है विदाउट अफेक्टिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन, विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 135 ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन आती है रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी, देख लीजिए कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आती है कौन से ऑफेंस रिलेटेड, कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड, विच इज मेड पनिशबल फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years। अब ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड, अब देखो ध्यान से सुनना, पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई, अब इंफॉर्मेशन आएगी किसी ऑफेंस से रिलेटेड आएगी, अब ये जो ऑफेंस था इसकी जो सजा दी गई है कहाँ दी गई होगी, बीएनएस में, इस ऑफेंस से रिलेटेड इसके पास क्या आई है, इंफॉर्मेशन आई कि सर ये अपराध हुआ है, पुलिस ऑफिसर चेक करेगा कि ऑफेंस का नेचर क्या है, चेक किया ऑफेंस का नेचर, हाँ भैया ये तो भाई ऑफेंस का नेचर कॉग्निजेबल है, उसके बाद चेक करेगा कि उसका सेक्शन देखेगा, देखेगा हाँ भाई इसकी सजा क्या है, इस ऑफेंस की, देखा उसकी सजा है कितनी, की सजा है 3 साल से लेकर 7 साल तक, अगर 3 साल से लेकर 7 साल तक है, तो आगे देखिए क्या लिखा है, फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years the officer in charge of the police station may with the prior permission of an officer not below the rank of
DSP, Deputy Superintendent of Police, कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, मतलब अगर ऐसा ऑफेंस है तो ये प्रायर परमिशन किसकी लेगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो ऑफिसर इन चार्ज था, ठीक है, जिसके पास इंफॉर्मेशन आई है, जो एसएचओ था, जिसके पास इंफॉर्मेशन आई है, क्या कर सकता है? विद द प्रायर परमिशन, ये प्रायर परमिशन लेगा किसकी? विद द प्रायर परमिशन ऑफ डीएसपी। तो पुलिस ऑफिसर प्रायर परमिशन ऑफ डीएसपी के साथ क्या करेगा? क्या करेगा? विद द प्रायर परमिशन ऑफ डीएसपी प्रोसीड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। भाई साहब पहले इंक्वायरी इसकी शुरू कर देगा, इंक्वायरी करेगा टू असर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस ऑफ प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 दिन के अंदर वो क्या करेगा? पहले चेक करेगा भाई साहब कि ऐसा ऐसा कुछ ये ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं कहीं फर्जी इन्फॉर्मेशन तो लाके नहीं दिखा दे दिया कोई। समझ आ रहा है? इंक्वायर करेगा जाके पहले सब कुछ, पहले इंक्वायर करेगा कि भैया ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है। समझ आ रहा? और 14 दिन का टाइम, ये नया प्रोविजन इंटर हुआ है पीएनएसएस के अंदर, पहले ऐसा नहीं होता था। समझ आ रहा है? तो मतलब एक तरह से 14 दिन का टाइम पुलिस ऑफिसर्स को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन दिए पुलिस ऑफिसर को और उसके पीछे पड़ गए कि भाई साहब एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च करो। ऐसा नहीं है डेट में। आज की डेट में पुलिस ऑफिसर आपको मना कर सकता है, बोलता है भाई साहब 14 दिन का टाइम है मेरे पास, आज आपने इन्फॉर्मेशन दी है, 14 दिन बाद मैटर लिखूंगा, पहले मुझे इंक्वायर करने दो एक बार सब कुछ, पहले मुझे क्या करने दो? एक बार इंक्वायर करने दो सब कुछ कि भाई साहब ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? क्लियर है? ऐसा भी कर सकता है, या तो प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन वेयर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस, और या तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं भाई केस तो है, केस तो है, या तो पुलिस ऑफिसर एकदम श्योर है कि भैया नहीं, जो ये बोल रहा है पर्सन, जो इन्फॉर्मेंट आया है मेरे पास, ये विक्टिम आया है, एकदम सही बोल रहा है और ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो उसमें क्या कर सकता है पुलिस ऑफिसर? तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। दोनों केस हैं, दोनों केस हैं। समझ आता है? जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आती है, उस केस में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? द परमिशन ऑफ दी डीएसपी, या तो इंक्वायर कर सकता है कि भैया प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है तो अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर सकता। दो ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, बोलो। क्लियर? आता है समझ? क्लियर? नेक्स्ट आइए। एनी पर्सन एग्रीव बाय रिफ्यूजल ऑन पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड। अच्छा भाई, अब अगर क्या हुआ? अब कोई भी पर्सन जो है, जो इन्फॉर्मेंट है चाहे विक्टिम है, एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल, अब भाई पुलिस ऑफिसर ने क्या कर दिया है? रिफ्यूज अगर कर दिया, अब पुलिस ऑफिसर ने क्या कर दिया है? रिफ्यूज कर दिया है। अगर क्या क्या रिफ्यूज कर दिया है? कि मैं तुम्हारी एफआईआर लॉन्च नहीं करता। उस केस में क्या हो गया? देखिए, एनी पर्सन एग्रीव बाय द रिफ्यूजल, एनी पर्सन एग्रीव बाय द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर टू रिकॉर्ड एन इन्फॉर्मेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 में, क्या कर सकता है? में। अब ये एनी पर्सन क्या कर सकता है? एनी पर्सन क्या कर सकता है? एनी पर्सन में सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट, भाई लिखित में और पोस्ट करेगा, राइटिंग में लिखेगा और ताकि पोस्ट करेगा तो किसको? तो प्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को कर देगा, एसपी को। तो प्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न्ड हु इफ सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, भाई उसको भेज देगा। और फिर जैसे उसके पास आएगी, हुआ क्या? मैं गया पुलिस ऑफिसर के पास नॉर्मल, ठीक है, एसएचओ के पास, भैया ये चीज़ हुई है, हाँ, और ऑफेंस का नेचर कॉग्निजेबल भी है। अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करने से मना कर देता है, एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया, अब मुझे दिक्कत हुई, मैं एग्रीव्ड पार्टी हो गई, ठीक है, मैं क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ किसके पास? एसपी के पास। अब एसपी ने देखा कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है वो इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, देखता है कि हाँ भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। अब क्या करेगा वो? टेल टेल आइदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, या तो वो खुद से करेगा एसपी, या तो खुद से करेगा, या तो डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, या तो भाई को अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा कि भाई सब क्या करो, इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल करो इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, ठीक है, जो कि बीएनएसएस में लिखी, उस हिसाब से करिए। एंड सच ऑफिसर शैल ऑल्सो हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस फेलिंग विच, और उस पुलिस ऑफिसर के पास वो सबऑर्डिनेट जिसको बोला है एसपी ने कि भैया तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो,
उसके पास सेम पावर्स होंगी उस पुलिस ऑफिसर वाली जिसके पास इंफॉर्मेशन लेके पहले शुरू शुरू में इंफॉर्मेंट गया। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, आ रहा है समझ? बोलो भाई, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? बोलिए। क्लियर है? आता है समझ? तो देखिए आप, इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हो रही है, आपको समझ आ रहा है इन्वेस्टिगेशंस कैसे शुरू हो रही हैं? इन्वेस्टिगेशंस देख रहे हो कैसे कैसे शुरू हो जा रही है कि नहीं? या तो पुलिस ऑफिसर खुद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे रहा है तुरंत के तुरंत जब सीरियस क्राइम्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। समझ आ रहा है? या तो सीरियस क्राइम्स हो रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे ऑफेंसेस होंगे जो 7 साल के ऊपर वाले होंगे, क्योंकि 7 साल के ऊपर वाले होंगे वहां पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यहाँ पे ऑफेंस हुआ, अब इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफेंस अगर यहाँ पे 7 से ऊपर वाली है जहाँ पे पनिशमेंट 7 साल ज्यादा है, यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन खुद से शुरू कर देगा वो पुलिस ऑफिसर, हिमसेल्फ करेगा। ठीक है? विदाउट परमिशन, यहाँ पे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आता है समझ? ये पूरा एफआईआर की कहानी थी। अब देखिए, हाउ टू विड्रॉ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा, आपने अगर एफआईआर लॉन्च कर दी, एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी और पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर बुक में नोट कर दिया है, तो भाई क्या विड्रॉ हो सकता है? और हो सकता है तो कैसे? देखिए क्या लिखा है, द इंडियन लॉ डज नॉट हैव द प्रोविजन फॉर द विड्रॉल ऑफ एफआईआर। भाई विड्रॉल का कोई प्रोविजन नहीं है भाई, एफआईआर लॉन्च हो गई तो फिर हो गई, हेंस इट कैन नॉट बी विड्रॉन, बट वी कैन गेट इट क्वैश्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट बाय अराइविंग अ कॉम्प्रोमाइज। ये सेक्शन नंबर 528 बात करता है, ये आगे ये बात करता है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। ये आगे अभी आएगा आपका टॉपिक, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट एक है टॉपिक है, कि कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर होती है। ठीक है? कि कोर्ट अगर चाहे तो ये कर सकता है। क्लियर है? तो आगे अभी हम लोग डील करेंगे। ठीक है? हाई कोर्ट के पास पावर होती है वाली। ठीक है? हाई कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर होती है, सेक्शन 528 के अंदर होती है। कोर्ट फॉर मतलब कोर्ट प्रोसीजर को सही बनाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, ठीक है, तो दैट कोर्ट के जो प्रोसीजर है वो गलत तरीके से यूज कोई ना कर पाए, कोर्ट अपनी अलग अलग कोर्ट होती हैं वो अपनी पावर गलत तरीके से यूज ना कर पाए, उसके लिए कोर्ट को ना इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं कुछ सेक्शन 528 के अंदर। ठीक है? तो वहाँ पे 528 के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एफआईआर को अपने क्वैश करवाना है तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हो फॉर द क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। समझ आ रहा है? तो अब कोर्ट के ऊपर होता है, वो कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश करती है कि नहीं करती है। अब आप कोर्ट को अगर लगता है कि भाई सेटलमेंट दोनों पार्टीज में एंड ऑल हो चुका है, ठीक है, कुछ केस में दम नहीं बची, तो वो एफआईआर को क्वैश कर देती है। क्लियर है? वो आगे अभी हम लोग डील करेंगे, आगे आएगा वो, आपके टॉपिक आपके सिलेबस में है। In 2012, the court in Gyan Singh versus State of Punjab talked about High Court's inherent, देखो आ गया ना, इनहेरेंट पावर के बारे में बात करी थी 2012 में, quashed the proceedings. It was held High Court may within the framework of its inherent powers under Section 528 quashed its criminal proceedings or criminal complaints or FIR if it is satisfied. अगर कोर्ट को लगता है क्या, that on the face of such settlement there is hardly any likelihood, कोर्ट को लगता है कि भाई कुछ ही हल्का सा भी कुछ चांस है, चांस है ही नहीं, hardly there is a chance of the offender being convicted, कोर्ट को लगता है कि भाई ऑफेंडर को कुछ भी नहीं होगा, कोई सजा एंड ऑल होगी ही नहीं, and by not quashing the criminल proceedings justice shall be casualty and end of justice shall be defeated। और कोर्ट को लगता है कि अगर भैया हमने एफआईआर क्वैश नहीं करी ना तो जस्टिस विल बी डिफीटेड, क्योंकि भाई जबरदस्ती प्रोसीडिंग चलेंगी, होना कुछ भी नहीं है, अच्छा एफआईआर को क्या कर दो, क्वैश कर दो, फालतू कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। ईच केस विल डिपेंड ऑन इट्स ओन फैक्ट्स एंड नो हार्ड एंड फास्ट केस कैटेगरी कैन बी प्रेस्क्राइब। भैया अब जो केस टू केस बेसिस होता है कि किस केस में एफआईआर क्वैश होगी, किस केस में नहीं होगी, ये सब कुछ केस टू केस डिपेंड करता है, और ये सब कुछ यहाँ पे दिखता है सेक्शन 528 में कोर्ट पर होती है। ठीक है? तो केस टू केस डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि हर केस में एफआईआर को आप क्वैश कर सकता है कोर्ट या क्वैश करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस बेसिस, किस केस में एफआईआर को क्वैश कर सकते हैं या कोर्ट करेगा या किस केस में नहीं करेगा। ठीक है? ये देखिए आ गया व्हाट इज जीरो एफआईआर, जो कि सेक्शन 173 में इंसर्ट हो गया, जो आके ऊपर लिखा था ये देखिए इररिस्पेक्टिव वाली जो लाइन थी ना आपकी, ये यही है जो इंसर्ट हो गई सेक्शन 1, ये सेक्शन 173 यही इंसर्ट हुआ, और ये आपका जीरो एफआईआर है। हल्का सा पढ़ लीजिए क्या लिखा है, जीरो एफआईआर इज अ टाइप ऑफ एफआईआर इन विच इन्वेस्टिगेशन कैन टेक प्लेस विदाउट टेकिंग टाइम एंड हेल्पिंग फास्ट जस्टिस। अब ऐसा नहीं क्राइम हुआ एक शहर में, दूसरी जगह आप पहुंच गए हो, वहां पे आप एफआईआर कर रहे हो, पुलिस ऑफिसर मना कर दे रहा, ऐसा नहीं। आज की डेट में क्राइम कहीं भी हो, आप कहीं भी जा सकते पुलिस ऑफिसर पे जाके एफआईआर करा सकते हो।
समझ आ रहा है? ये इसलिए है सो दैट जो भैया अपराधी है वो भाग ना सके। समझ आ रहा है? क्लियर है? निर्भया गैंग रेप जो केस हुआ था ना, निर्भया 2012 का, तब से ये कॉन्सेप्ट आ गया था, मगर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था लॉ के अंदर। अब फाइनली जाके जब आपका ये बीएनएसएस आया, इसको आप जाके इंसर्ट कर दिया है प्रोविजन सेक्शन 173 के अंदर। समझ आ रहा है? देखो, दिस इज द टाइप ऑफ एफआईआर विच कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन, कहीं भी। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ जुरिडिक्शन एरिया। कोई मतलब नहीं है कि पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन के पास जुरिडिक्शन है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी हो सकती है। बट द मेन इन्वेस्टिगेशन विल टेक प्लेस ऑन द जुरिडिक्शन। मगर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे होगी? तो मेन पुलिस स्टेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। मैंने आपको बोला ऑफेंस हुआ एक जगह, आपने कंप्लेन एफआईआर लॉन्च कराई दूसरी जगह। अब इस पुलिस ऑफिसर के पास, इस स्टेशन के पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास, नोट कर लेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देगा यहाँ पे इस पुलिस ऑफिसर के पास, ठीक है, जहाँ पे क्राइम हुआ है। फिर ये जो पुलिस स्टेशन है, ये वाले जो है, ये क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही है? ऐसे होता है। द केस इज रजिस्टर्ड विद द सीरियल नंबर 0। केस रजिस्टर, देखो एफआईआर का नंबर होता है, जितने भी एफआईआर होंगे सबका नंबर होगा। मगर कोई भी अगर ये वाली एफआईआर है, ठीक है, जहाँ पे एरिया अलग है और ऑफेंस अलग है, ऑफेंस अलग जगह हुआ है, तो यहाँ पे एफआईआर का नंबर 0 डालते हैं हम लोग। देन द केस इज ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन। जब रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में केस ट्रांसफर कर दोगे, फिर वो एफआईआर नोट करेगा वहां पे, और वहां पे उसको नंबर देगा। इट इज बेनिफिशियल फॉर द सीरियस एंड हीनियस क्राइम। आ रहा है समझ? तो जीरो टाइप इज द टाइप ऑफ एफआईआर फाउंड इन पुलिस स्टेशन which would reduce the burden to find a right police station and remove the denial of justice। यहाँ नहीं तो आप ढूंढते ही रह जाओगे भैया किस जुरिस्डिक्शन में हम ये क्राइम हुआ है, आप पुलिस स्टेशन ही ढूंढते रह जाओगे। ऐसा नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन है, जाके वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दीजिए और एफआईआर लिखवाइए। ये देखिए निर्भया इंसिडेंट यहाँ। अब ये आपका जो सेकंड वाला पोर्शन है, ये आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस। ये देख लीजिए। अब नॉन कॉग्निजेबल, अभी ऊपर वाला क्या पढ़े, इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल, जिसको एफआईआर बोलते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन एज टू द नॉन कॉग्निजेबल केस, ये क्या है, ये वाला बात कर रहा है, ये वाला नॉन कॉग्निजेबल केस है। और ये वाला, ये वाली, इसकी बात करने जा रहा अब, इसकी बात हो रही है। अभी तक हम ये वाली बात कर रहे थे, कॉग्निजेबल वाला, यहाँ पे एफआईआर हुआ था। अब ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, रिपोर्ट लिखता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और ये फाइल करता है मजिस्ट्रेट के पास, उसको मानते हैं डीम्ड कंप्लेंट। समझ आ रहा है? दोनों में इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, पुलिस ऑफिसर के पास जा रही है। अब देख लीजिए, समझ आ रहा है? क्लियर है? आ रहा है समझ? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कि जो भी रिपोर्ट है कौन बना रहा है, बाय पुलिस। आइए, when information is given to an officer in charge of a police station of commission with the limits of such station, किसकी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है, he shall enter or cause to be entered the substance of the matter in a book। मैंने बोला था एक रजिस्टर में नोट कर लेता है खाली, ठीक है, वो एफआईआर वाली नहीं होती, नॉर्मल डायरी होती है। to be kept by such officer in a such form as the state government में भी prescribe, ठीक है, एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, उसके अंदर ये नोट करता है। एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, उसको रेफर कर देता है इन्फॉर्मेंट को, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जाइए मजिस्ट्रेट के पास। द पुलिस ऑफिसर इज नॉट ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉन्स्टेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ magistrate having power to try such cases, and on receiving the order the police officer may exercise the same powers in respect of investigation as may exercise in case of a cognizable case। आ रहा है समझ? क्लियर है? बोलिए भाई, आ रहा है कि नहीं? तो यही बोल रहा है कि बुक में नोट करता है एंड सच फॉर्म एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द, इसका मतलब तो क्या हो रहा है कि जो भी आपने नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनाई है अपनी, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये आप किसको दे देते हो, मजिस्ट्रेट के पास। फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है आपको कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, तो उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल स्टार्ट करते हो। अगर कॉग्निजेबल वाला होता है तो वहां पे आप इन्वेस्टिगेशन अपनी डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते। वेयर अ केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कॉग्निजेबल, ये आ गया देख लीजिए, दो से ज्यादा ऑफेंस है मगर उसमें से एक भी अगर कॉग्निजेबल है, द केस शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस नॉट विथस्टैंडिंग द अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। ये किसके बारे में बोल रहा है सर? इसके बारे में बोल रहा है, आपको अभी बताया था कि अगर कोई भी केस है जिसमें एक भी ऑफेंस अगर आपका कॉग्निजेबल नेचर का है, तो पूरा का पूरा केस हम क्या ट्रीट करेंगे, कॉग्निजेबल। समझ आ रहा है? फिर उसमें जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डील किया जाता है कॉग्निजेबल केसेस को, वैसे ही डील आता है। समझ?
तो यहाँ जाके अगर देखा जाए तो आपका क्या क्या टॉपिक हो गया, यहाँ जाके आपका ये हो गया बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, कंप्लेंट क्या होती है, ऑफेंस क्या होता है, उसके बाद एफआईआर क्या होती है, उसके बाद एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट क्या होता है, ये सब आपको आ गया है। आता है समझ? भाई साहब आप पढ़िएगा, ठीक है? आप नहीं चक्का, आपको पढ़ना है, आपको कंप्लेंट भी आना चाहिए, आपको एफआईआर भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। आप छोड़ेंगे नहीं, आपको पढ़ के जाना। आप दिमाग, आप मेरे स्टूडेंट अगर हो, आपने मुझसे पढ़ा है, तो आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। देखो अननेसेसरली मैं नहीं डालता, जरूरी है क्योंकि आगे रेफर किया जाएगा, 100% रेफर करा जाएगा, मुझे पता है आगे। आपको आना चाहिए, आप ऐसे पढ़ के जाओ, एग्जाम के लिए है, समझ आ रहा है? एग्जाम के लिए क्या पता पूछ ले, क्या कर लोगे वहां पे, दिक्कत हो जाएगी, फिर बोलोगे सर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। पढ़ लेना, जरूरी टॉपिक है, ठीक है? क्लियर है? चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्लास में विल प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद क्रिमिनल क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं, उसके बाद आपका पावर ऑफ कोर्ट एंड ऑल सब कुछ हम लोग बात करेंगे, कोर्ट्स के बारे में बात होगी, ठीक है? अलग अलग कोर्ट्स आपके हैं, पता है आपको, हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशंस है, उसके बाद चीफ जुडिशियल्स की कोर्ट है, उसके बाद आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इनके पास क्या क्या पावर है, कितनी कितनी सजा देने की इनके पास पावर्स हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है? चलिए भाई, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो रिवाइज करके आओ, ठीक है? बाय बाय।